जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता है अपने साथ बहुत सारी टेंशन लेके आता है और टेंशन के साथ आती है दिमाग में कंफ्यूजन। अब एक जो प्राइमरी कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहती है वो ये होती है कि हमको मॉक टेस्ट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, और अगर देने चाहिए तो कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। हेलो यूट्यूब चैनल ऑफ निर्णय आईएएस, आई एम नानकी भवेजा। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो ये मॉक टेस्ट होते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है एंड हाउ डू वी बेसिकली डिसाइड कि हमको कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने हैं। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में लॉजिक के साथ अपन बात करेंगे ताकि आपको भी इससे क्लैरिटी आए कि आपको मॉक टेस्ट कब से देने स्टार्ट करने हैं और कितने मॉक टेस्ट देने हैं, और उसमें से हम किस तरीके से जो गलतियां करी है उनको हम करेक्ट कर सकते हैं सो दैट we can cross the finishing line of the prelims examination. Now first, before we start with the importance of talking about the test series, first it is really important for us to understand कि टेस्ट कितने टाइप के होते हैं। टेस्ट को अगर मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करूँ तो एक होते हैं सेक्शनल टेस्ट और एक होते हैं फुल लेंथ टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट बेसिकली आपको मदद करते हैं आपके किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, आपने मनी एंड बैंकिंग का जो पिलर है वो पढ़ा या आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया। अब आप चाहते हैं कि मैं एक बार प्रैक्टिस करके देख लूं कि मैंने जो पढ़ा भी है उसको मैं रेप्लिकेट, रिप्रोड्यूस या रिकॉल कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं कि नहीं। दैट इज वेयर सेक्शनल टेस्ट कम्स इनटू पिक्चर। सेक्शनल टेस्ट की अगर मैं बात करूं, आई व्हाट आई फील इज देयर शुड बी नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सेक्शनल टेस्ट दैट यू शुड सॉल्व। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स, तब तक आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट के साथ एक और कन्वीनियंस जो है वो ये है कि इसके लिए आपको एक टाइम बाउंड मैनर में पेन पेपर फॉर्मेट में एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठ के देने की जरूरत नहीं है। अपनी कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। जब भी आपने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड आपने सेक्शनल टेस्ट ढूंढा, उसको क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे ये टॉपिक समझ आया है कि नहीं। अगर स्कोर कम आता है टेस्ट में, गो बैक टू द टॉपिक, रिवाइज करो और फिर से उसी टेस्ट को दो ताकि आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो फंडामेंटल्स है, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वो एकदम 100% क्लियर हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इज फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन वी विल डिसाइड बेसिकली कि हमको कितने नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज it helps in revising, it helps in recalling what you have studied throughout the last year or you have been studying from the time you have started your preparation. जैसे ही क्वेश्चन आता है, अच्छा फुल एंड टेस्ट में क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी का है तो दूसरा पॉलिटी का हो सकता है, तीसरा इकोनॉमी का हो। तो वो जो जगल होता है इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में, क्या आप वो कर पा रहे हो? क्या ज्योग्राफी से एकदम से आप अपने गियर्स पॉलिटी पे शिफ्ट कर पा रहे हो? पॉलिटी से अपने गियर्स अगर आप इकोनॉमी पे शिफ्ट कर पा रहे हो? दैट इज वेयर द फुल लेंथ टेस्ट कम्स इनटू पिक्चर। इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि वेयर आर यू लैकिंग विद रिस्पेक्ट टू रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। नेक्स्ट इज इट enables यू टू टाइमली कंप्लीशन ऑफ पेपर। अब आपको प्रीलिम्स में कितना टाइम मिलेगा? आपको मिलने वाले 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे। उसमें आपको 100 क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है और उसमें से केयरफुली वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है जो आपको लगता है कि यस, अगर मैंने इसको अटेम्प्ट किया तो दिस विल लीड मी टू स्कोरिंग अ पॉजिटिव नंबर रादर देन स्लिपिंग इनटू नेगेटिव टेरिटरी। तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस को चर्न करना। देखो, एग्जाम में अपने को 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, लेकिन हमें गो थ्रू तो करना पड़ेगा ना 100 क्वेश्चंस को, कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं 100% श्योर हूँ कि येस दिस इज द आंसर, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें 50-50% भी क्लैरिटी और उसको किस तरीके से हमको 100% श्योरिटी में कन्वर्ट करना है। तो 2 घंटे में इतना सारा कुछ कंपाइल करना एंड उसको एग्जीक्यूट करना विल कम ओनली विद प्रैक्टिस। सो ये फुल लेंथ टेस्ट जब अपन प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट जब हम प्रैक्टिस करते हैं, एनरोल करते हैं, दैट इज वेयर इट हेल्प्स यू विद दिस एज वेल। थर्ड इज इट हेल्प्स यू इन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अब होता ऐसे है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं, जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आइदर थ्रू सम क्लासेस और थ्रू मेंटर और बाय योर ओन सेल्फ ऑल्सो, तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट इंडिविजुअलिटी में पढ़ते हैं। जैसे मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिया, फिर मैंने इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ लिया, फिर एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ लिया, फिस्कल पॉलिसी पढ़ लिया। अब प्रीलिम्स में ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन स्टैंड अलोन एक इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर आए।
वहाँ पे क्वेश्चन आएगा मान लीजिए इन्फ्लेशन का कि let's say the government wants to control the inflation, which of the following steps the government is likely to take. उसमें से एक स्टेटमेंट होगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी का, एक स्टेटमेंट होगा आपका फिस्कल पॉलिसी का, एक स्टेटमेंट होगा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड। तो आप देखो क्वेश्चन कौन से टॉपिक के ऊपर है, एंड उसमें 3 अलग-अलग टॉपिक्स को मर्ज कर रखा है, वहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो क्या आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हो? आप डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? This will only happen when you expose yourself to multiple number of questions, and multiple number of questions को अपने एक्सपोज करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप बार बार फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। इनिशियली स्टार्ट विद अ सेक्शनल टेस्ट, हैव अ ग्रिप ओवर अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड देन इवेंचुअली अभी हम डिसाइड करेंगे उस बारे में भी कि कितने टेस्ट देने और कब से देना स्टार्ट करना है। तो हमने ये बात कर ली, इट विल हेल्प यू इन टेस्टिंग वेदर यू आर एबल टू अप्लाई एंड कनेक्ट द डॉट्स और नॉट। लास्ट बट दिस इज नॉट द लीस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूटिलिटी है किसी भी टेस्ट पेपर को देने की, विच इज इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द गैप्स कहाँ आ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गैप्स। तो बेसिकली जब मैं पेपर देती हूँ और फिर उसको मैं चेक करती हूँ, करेक्ट करती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, तो गलतियों को, जितनी भी मिस्टेक्स हैं, हम उनको इस 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फॉर ईज ऑफ बेसिकली वर्किंग ऑन देम। आपका अपना खुद का तरीका भी हो सकता है डेफिनेटली कि ओके मिस्टेक्स को इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। दैट इज़ हाउ आई यूज टू डू इट, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे वही सेम टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करने का सोचा। सो सबसे पहली मिस्टेक होती है, हमने क्या बात कर रहे थे कि गैप्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहला गैप या सबसे पहली मिस्टेक जो निकल के आती है हमारे सामने इज द मिस्टेक विच इज कॉल्ड एज सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक बेसिकली क्या होती है, लेट्स से मुझे पता है कि मैंने क्वेश्चन किया उसका आंसर ए है, लेकिन जब मैं OMR शीट में मार्किंग कर रही थी तो वहाँ मैंने गलती से बी कर दिया, ठीक है। या फिर मैंने वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा था विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, आर नॉट करेक्ट, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आर नॉट करेक्ट मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। एक तो OMR शीट को लेके गलती, एक करेक्ट एंड इनकरेक्ट वाले। तो हम बेसिकली क्या करते हैं उस टाइम इतने पजल्ड अप होते हैं जब हम एग्जाम देने जाते हैं ऑन द फाइनल डे कि हम ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं उनको ठीक से पढ़ना भूल जाते हैं, एंड क्वेश्चन आने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी हम गलत आंसर को मार्क कराते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ मिस्टेक इज सिली मिस्टेक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यू विल डेवलप जब आप टेस्ट दोगे इज कि कोई नया कॉन्सेप्ट पता चला। मान लीजिए आपने मॉनेटरी पॉलिसी, बार बार मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। तो मान लीजिए आपने मॉनेटरी पॉलिसी का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ लिया, एक स्टैंडर्ड किताब में से पढ़ लिया। अब ऐसा तो है नहीं है हर चीज़ के लिए 2-3 सोर्सेज को रेफ़र करेंगे। अब आपको हेल्प क्या करेगा, आपके जो मॉक टेस्ट है वो हेल्प करेंगे। तो आपने मॉक टेस्ट दिया और वहाँ पे आपको मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई नया टर्म पता चला, फॉर एग्जांपल LTRO या क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो मे बी आपके स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं था। तो नया कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, सो दैट इज़ वेयर मॉक टेस्ट हेल्प यू कि अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है तो मुझे वो टेस्ट देते देते समझ आ जाती है कि ओके दिस इज ऑल्सो समथिंग विच आई नीड टू कवर। सो दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ गैप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वंस यू गिव द टेस्ट। थर्ड इज इनएबिलिटी टू रिकॉल। पढ़ा सब कुछ था लेकिन रिकॉल ही नहीं कर पा रहे, याद ही नहीं आ रहा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कब इन्वेड किया था, और जब इन्वेड किया था तो कौन से कोस्ट पे किया था, उस टाइम कौन सा किंग था जो रूल कर रहा था। ये सब पढ़ा, लेकिन अब जब स्ट्रेस वाले माहौल में बैठे हुए हैं, 2 घंटे की हमने क्लॉक सेट कर रखी है, तो अब मुझे याद करने में डिफ़िकल्टी आ रही है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी मेजर गैप जो आई वुड नॉट वांट कि मेरे बच्चे जाके फाइनल डे पे वहाँ पे उस चीज़ को सफ़र करें। इससे पहले ऐसी मिस्टेक्स को हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लें एंड वी शैल स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। तो थर्ड टाइप ऑफ मिस्टेक इज़, आई विल कॉल इट एज C, कि इनएबिलिटी टू रिकॉल। सब पढ़ा लेकिन उसको रिकॉल ही नहीं कर पा रहे एज पॉसिबल, मतलब एकदम एज सिंपल एज एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो।
लास्ट इज डिफिकल्टी इन एप्लीकेशन, जो मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लेशन से क्या नाता है, या फिस्कल पॉलिसी या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले सकती है गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो अब अगर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, वो भी मुझे जब तक मैं टेस्ट नहीं दूंगी, एंड दैट टू फुल लेंथ टेस्ट वेयर यू हैव टू जगल बिटवीन मल्टीपल सब्जेक्ट्स, एक क्वेश्चन साइंस टेक का, दूसरे ही क्वेश्चन में पॉलिटी के किसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, तब मैं उस माहौल में, उस सेट ऑफ क्वेश्चंस में क्या मैं कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर पा रही हूँ, अप्लाई कर पा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो यू विल बी एबल टू गॉज जब आप मॉक टेस्ट दोगे, एंड दैट टू फुल लेंथ मॉक टेस्ट। चलिए अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि जब मैंने गैप्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब इसके बेसिस पे दैट इज वेयर वी विल डिसाइड कि हमें कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने हैं। अच्छा, इससे पहले एक प्राइमरी क्वेश्चन दैट वी नीड टू एड्रेस, मॉक टेस्ट देने कब से है। तो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते जाओ, चाहे वो पॉलिटी का हो या ज्योग्राफी का हो, उसके आप सेक्शनल टेस्ट देते जाओ। आप ये मान लीजिए, जब आपके ये जो कोर पिलर्स ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन है, विच इज इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इनकी 50-60% प्रिपरेशन भी हो जाए, 50-60% कॉन्फिडेंस भी आ जाए, दैट इज वेयर ओनली यू शुड स्टार्ट गिविंग दी फुल लेंथ टेस्ट। अगर बिना प्रिपरेशन के सब्जेक्ट्स अभी प्रिपेयर नहीं और फुल लेंथ टेस्ट देने बैठ गए हो, दैट विल कॉज यू डीमोटिवेशन, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम डीमोटिवेट होके बैठ जाएं, बिकॉज अब ये कहते हैं ना, रिवर्स स्टार्ट हो गया है, रेस टू द बॉटम स्टार्ट हो गई है, एंड देन हमको we have to make sure that we find every possible source to motivate ourselves and not to demotivate ourselves। ठीक है, तो अगर, चलो अब क्या बात कर रहे थे कि हमें कितने नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करें मैम। सो बेसिकली हमने गैप्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर आपके मेजॉरिटी ऑफ जो मिस्टेक्स हैं फॉल्स इन दिस कैटेगरी और दिस, विच इज ए, सी एंड डी कैटेगरी में अगर वो फॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स अभी आपको जो है पीछे जाके रिवाइज करने की एक बार ज़रूरत है, फिर टेस्ट देने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि लग रहा है सब आता है, लेकिन उसको वहाँ पे जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो हम कर नहीं पा रहे हैं। इनएबिलिटी टू रिकॉल एंड डिफिकल्टी इन एप्लीकेशन, की पढ़ा लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले थरो रिविजन, this is basically a signal that we need to go back to the basics, not chase current affairs. For now, go back to the basics, brush them up, polish them up, and then start giving the test. एटलीस्ट उसके बाद जब आपको 30 से 40 टेस्ट तो देने ही हैं, विच इज़ फुल लेंथ टेस्ट। अब अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट की बात आती है, ठीक है, कि मान लो मैंने पूरा, जैसे मैंने बोला, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिया और वहाँ पे एक टर्म आया क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये ही नहीं पढ़ा था, बाकी मुझे मॉनेटरी पॉलिसी सारा आता है, देन आपको पीछे जाने की, बार बार बेसिक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नया कॉन्सेप्ट वहाँ पे टेस्ट देते हुए समझ आता है, उसको पढ़ लो एंड आगे चलो। सो दैट बार बार इसमें बेसिकली पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स 20-25 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट पे तो मैंने कोई नंबर आपको दिया ही नहीं है, दैट इज़ अप टू यू। हर बच्चे का डिफरेंट नंबर होगा, हर बच्चे का, क्योंकि कॉन्फिडेंस अटेन करने का लेवल अलग अलग होता है। व्हेन इट कम्स टू अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट, तो इसमें आप अगर बाकी सारी चीज़ें सॉर्टेड है कि आपकी सिली मिस्टेक्स भी नहीं हो रही है, रिकॉल भी कर पा रहे हो, कनेक्ट भी कर पा रहे हो, इट इज़ जस्ट दैट हर बार नया कोई छोटे छोटे टर्म्स कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो 20 से 25 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट दे लोगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू एस दिस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज टेस्ट देने कैसे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जितना ये मैटर करता था कि हमें टेस्ट कब से देने हैं और कितने देने हैं। अब जब हमें उन चीज़ों पे क्लैरिटी आ गई है, दैट इज़ वेयर वी नीड टू डिसाइड कि हमें टेस्ट देने किस तरीके से हैं। फर्स्ट इज, जब भी आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, मेक श्योर आप उसको पेन एंड पेपर फॉर्मेट में दे रहे हो, एग्जैक्टली उसी माहौल में दे रहे हो जो कि जब एग्जाम देने जिस दिन जाते हो उस दिन होता है, विच इज़ आप एक प्रॉपर चेयर टेबल बैठे हो, आइसोलेटेड रूम है, आपने अपना शीट, क्वेश्चन पेपर को प्रिंट आउट निकलवाया है, साथ में OMR शीट है, क्योंकि OMR शीट को भरने में भी टाइम जाता है और उसको भी हमको फैक्टर इन करके चलना है। अगर आप सोच रहे हो कि अभी तो मैं ऐसे ही टिक करके ही काम चला लेते हैं, वहाँ पे OMR शीट, तो आप वो जो टाइम जाता है OMR शीट्स को भरने का,
उसको आप फैक्टर इन ही नहीं कर रहे हो उन 120 मिनट्स में जो आपको दिए जाएंगे. दैट इज़ वेयर जितने भी सिंसियर सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो मेक श्योर करते हैं दैट दे आर प्रैक्टिसिंग विद द हेल्प ऑफ OMR शीट ऑल्सो. 2 घंटे की क्लॉक को सामने रखना है और बिल्कुल कोई चीटिंग के बिना 2 घंटे में जितने भी आप टेस्ट जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो उतने ही करने हैं. अब जैसे ही पेपर 2 घंटे खत्म हुए, हमारे 120 मिनट पूरे हो गए हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि हम वहाँ टेबल से उठ जाएं विदाउट थिंकिंग अबाउट कि पहले मैं करेक्ट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए मैंने. नहीं, यू हैव टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि अभी आपने 2 घंटे अपने दिमाग को अपनी फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज किया है. सो यू नीड अ ब्रीदिंग स्पेस, यू नीड अ ब्रीदर. 45 मिनट्स की ब्रेक लो, फिर से उसी चेयर टेबल पे या जहाँ पे भी आपका कोई स्टडी रूम है वहाँ पे बैठ के पढ़ते हो, वहाँ पे जाओ पेपर को और देखो कौन से क्वेश्चंस को आपने गलत किया है. ठीक है, अब बात आती है सॉल्यूशंस पढ़ने की. ठीक है, आप चेक करो एंड आपको जब सॉल्यूशन पढ़ने की बारी आती है सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशंस को पढ़ना है जिन क्वेश्चंस को आपने गलत अटेम्प्ट किया है. भाई जो सही आता था वो तो आपने कर ही दिया, तो उसके सॉल्यूशन को बार बार रीड करके क्या फ़ायदा होगा. वो तो आपको ऑलरेडी आपके दिमाग में सॉर्टेड है, राइट. वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है. हमें सिर्फ उन चीज़ों पे वर्क करना है जहाँ हमारी वीकनेसेस हैं, जहाँ पे हम कम पढ़ रहे हैं. और वो कहाँ पता चला? टेस्ट में. जैसे ही पता चला, मैंने क्वेश्चन मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपने गलत किए, उनके सॉल्यूशंस को आप पढ़ोगे. अगर लगता है कि उसमें से कोई ऐसे 2-3 पॉइंट है जो आप रिवाइज मतलब बार-बार भूल रहे हो, उसका नोट बना लो. हर पेपर, जैसे आज पेपर 1 किया मैंने, ठीक है ना. पेपर 1 मतलब नॉट द जीएस एंड द सीसैट, नो. आज मेरा फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट था. अब उसमें से कुछ मुझे लग रहा है ऐसे पॉइंटर्स है जो मैं शायद बाद में भूल जाऊंगी एंड आई नीड टू रिवाइज देम. एक पेपर लो और एक पेपर में एक साइड पे उससे ज़्यादा आपके नोट्स नहीं बनने चाहिए. जितनी भी आपने मिस्टेक्स करी हैं उससे ज़्यादा कर रहे हो तो फिर अपने लिए आप ऑल वॉल्यूम ऐड कर रहे हो. पहले ही इतनी किताबें थी कवर करने के लिए. नहीं, पर्पज़ ये नहीं है. पर्पज़ ये है कि बस ये देखना कि मुझे क्या चीज़ नहीं आती थी, मैंने उसको ठीक किया एंड गो अहेड विद द नेक्स्ट पेपर. सो दैट इज़ द टेक्निक. एंड अगर इस टेक्निक को अप्लाई करोगे तभी इट विल एड टू योर एफर्ट. अदरवाइज वहीं के वहीं रह जाओगे. 10 टेस्ट दिए थे, फर्स्ट टेस्ट में भी 80 नंबर आए एंड बाय द एंड ऑफ 10th टेस्ट दैट यू आर गिविंग उसमें भी पता चल रहा है 82. सो दैट इज नॉट अ प्रोग्रेस. वी हैव टू मार्क प्रोग्रेस. वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर मार्किंग प्रोग्रेस विद ईच एंड एवरी सक्सेसिव टेस्ट दैट वी गिव. चलो, नेक्स्ट इज क्या अप्रोचेज हो सकती है. देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, शुरू के 5-6 टेस्ट जब आप फुल एंड टेस्ट दोगे तो आप उसको टेस्ट की तरह दोगे. टेस्ट जो वो पेपर होगा दैट विल बी योर मास्टर एंड यू विल बी द सर्वेंट ऑफ दैट प्रॉबेबली द क्वेश्चन पेपर. हमें इस सिचुएशन को बिल्कुल रिवर्स करना है कि जब आप टेस्ट देने जाओ, जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप मास्टर, यू शुड हैव अ कमांड एज टू हाँ मुझे पता है ये मेरे एरियाज जो मैं पढ़ के आई हूँ या पढ़ के आया हूँ एंड अब क्वेश्चंस आएंगे तो मेरे जितना मैंने पढ़ा है उसी में से आएगा. इट इज़ जस्ट दैट थोड़ा मुझे जो पढ़ा है, फैक्ट्स हैं, पढ़ाई नॉलेज, उसको थोड़ा सा ट्वीकिंग करनी है, उसको थोड़ा सा उसमें मिक्स करना है, डॉट्स को कनेक्ट करना है एंड आई विल बी थ्रू दिस पेपर. और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप मल्टीपल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दोगे. जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाओगे आपकी अपनी एक स्ट्रैटेजी भी निकल के आएगी पेपर को टैकल करने की. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, एक तरीका होता है कि आपने पहले 100 के 100 क्वेश्चंस पढ़े. ठीक है, वन ऑफ द अप्रोच इज दिस. उसी टाइम आप हाईलाइट करते गए क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे शॉर्ट शॉर्ट आता है, इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, पर 100 क्वेश्चन पढ़े फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस पे गए जिन पे शॉर्ट शॉर्ट क्लैरिटी है. एक तो ये टेक्निक हो गई विच इज़ टू रीड फर्स्ट एंड देन सॉल्व. एक कुछ बच्चे ये टेक्निक भी अप्लाई करते हैं कि पढ़ते जाते हैं एंड साथ साथ सॉल्व भी करते जाते हैं. ठीक है, थर्ड टेक्निक इज अ 50-50 अप्रोच. 50-50 अप्रोच में बेसिकली बच्चे 120 मिनट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इनिशियल जो 60 मिनट्स होते हैं उसमें वो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को टैकल करते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है शुरू के 60 मिनट में इन 50 क्वेश्चन में कि मैं मैक्सिमम कितने नंबर इसमें से पुल आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ विदाउट स्लिपिंग इन द नेगेटिव टेरिटरी. एंड द रेस्ट 60 मिनट्स जो बाकी के पीछे बचे हुए 50 क्वेश्चन है उनको टैकल करना है. तो दिस 50-50 अप्रोच आपकी हो सकता है. इवेंचुअली कोई खुद की भी अप्रोच आप डेवलप करो, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा. एक एक चीज़ बिफोर वी मूव टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो इज, जो हम कहते हैं ना कि गेस वर्क कितना करना है हमको. ठीक है ना, कितने तुक्के मारने, जिसको हम बोलते हैं ना तुक्के मारना, गेस वर्क करना, भगवान का नाम लेके टिक कर देना.
इसकी भी एक टेक्नीक होती है कि किस लेवल तक जो मैं रिस्क ले सकती हूँ, वो मेरे को पॉजिटिव नंबर्स फेच करेगा, विच इज़ व्हाट वी कॉल इट एज़ कैलकुलेटेड रिस्क। देखो, 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सबको आते होंगे, ठीक है? फाइट उसके बाद की स्टार्ट होती है, ठीक है? 30, मान लीजिए बीच का फिगर ले लेते हैं, 35 क्वेश्चंस। अगर आपने पूरे साल थोड़ी भी ठीक से पढ़ाई करी है तो 35 क्वेश्चंस आप कर लोगे। 35 इंटू 2 कर दो तो भाई हो गए 70। नाउ द रियल बैटल स्टार्ट्स। एक एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आप 50-50 पे होगे कि दो चीज़ें एलिमिनेट कर दी एंड दो पे अभी आप कंफ्यूज हो, या पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे मुझे किस लेवल तक जाके रिस्क लेना है, ये स्ट्रैटेजी भी ग्रेजुअली डेवलप होगी धीरे धीरे, कि अच्छा मैं जब इतने क्वेश्चंस गेस्टिमेट से करता हूँ या करती हूँ तो मेरे इतने पॉजिटिव हो जाते हैं और इतने नेगेटिव हो जाते हैं। बट दिस विल हैपन इवेंचुअली ओनली। शुरू के 5-6, एज आई सेड थोड़ी देर पहले ही, कि शुरू के जो 5-6 टेस्ट होंगे ना, उसमें तो आपकी अच्छा समझ ही नहीं आ रहा, उसको टेस्ट की तरह दे रहोगे। लेकिन आफ्टर दैट आप देखोगे आप में चेंज आएगा एटीट्यूड में, क्योंकि तब तक मे बी आप थोड़े थक चुके होगे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि अपने नंबर को जो थ्रेश है उसको इंक्रीज करूँ। दैट इज़ वेयर आप उस पेपर को एक पजल की तरह देखोगे कि इस पजल को किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है। तो ये जो गेस्टिमेशन का काम है ना, ये नैक, ये स्किल भी इवेंचुअली डेवलप होगा। आप सब लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक ट्रैकर बनाया है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर रहे हो ना, कि मेरे फर्स्ट टेस्ट में कितने थे, सेकंड में मैं पिछले वाले से कम पे हूँ या आगे हूँ, दैट इज़ वेयर ये जितनी भी एक्सरसाइज करी हमने पीछे, ठीक है ना, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने की, गैप्स को फिर डायसेक्ट करने की, इट विल ऑल बी फ्यूटाइल एंड वेस्ट ऑफ टाइम इफ़ यू आर नॉट ट्रैकिंग योर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ट्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक एक्सेल, आजकल लैपटॉप कंप्यूटर सबके पास होता है, नहीं होता तो किताब पेन पेपर में बनाओ, ठीक है? परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए मैंने कुछ एक ये शेयर किया फॉर्मेट। तो सबसे पहले क्या है, देखो, टेस्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें टेस्ट डिस्क्रिप्शन में आप लिखोगे भाई सेक्शनल टेस्ट है या फुल लेंथ टेस्ट है। हर टेस्ट के पेपर के ऊपर लिखोगे सेक्शनल टेस्ट है। अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हो, ST1 आपने वहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए ST1, ठीक है? फिर उसमें से मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो मान लीजिए मैंने कोई सेक्शनल टेस्ट दिया था, 50 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 35 अटेम्प्ट किए। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड विच इज़ 35। उसमें से मेरे कितने करेक्ट हुए वो लिखोगे। कितना स्कोर आया, स्कोर पे बाद में पहुंच पाएंगे। पहले जो 35 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किए थे, उसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने तुक्के से, मतलब जहाँ पे मैंने गेस किया था, गेस वर्क अप्लाई किया था, मैं श्योर नहीं थी। तो कितने क्वेश्चन उन 35 क्वेश्चन में से गेस वर्क वाले क्वेश्चन थे, ठीक है? कितने उसमें से करेक्ट हुए। क्या है, हमें वो जो गेस वर्क कर रहे हैं ना, उसको भी आगे डायसेक्ट करना है। अभी हो सकता है इंपॉर्टेंट समझना है, 3-4 टेस्ट तक इसको करके देखो, जब ये शीट भरने लगेगी ना, अपने आप दिमाग चलने लगेगा कि अच्छा, जब मैंने इतना गेस वर्क किया तो मेरे इतने करेक्ट हुए, इतने नेगेटिव में गए, और उसका फाइनली रिजल्ट ये आया कि दैट वाज एडिंग टू माय फाइनल स्कोर। और मे बी द फाइनल रिजल्ट वाज कि मैं इतना गेस्टिमेट कर देती हूँ, गेस वर्क कर देती हूँ, कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें नेगेटिव में चली जाती हूँ मैं, तो मुझे अपना गेस वर्क को कम करने की जरूरत है। सो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक अबाउट द गेस वर्क दैट यू डू, एंड दैट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन यू मेंटेन द प्रॉपर डेटा विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो ये गेस वर्क, ठीक है, उसमें से कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, और ये आपका हो गया फाइनल इम्पैक्ट। आपका फाइनल इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये जो गेस वर्क किया, आपका जो अल्टीमेट स्कोर आया वो कितना आया, इसको ट्रैक करो। खुद के लिए मोटिवेशन भी आएगा कि अच्छा, अभी तक सिर्फ 2 टेस्ट ही दिए हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता है, जब तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हो, हमें लगता है कि हाँ अभी तो टाइम है, कोई बात नहीं, दे देंगे। जब यहाँ पे लिखा होगा ना शीट पे कि सिर्फ 2 सेक्शनल टेस्ट, ST1 ST2, फुल लेंथ टेस्ट 0, तो अपने आप मोटिवेशन आएगी कि नहीं भाई, मुझे शीट को भरना है, और भरने का एकमात्र तरीका यही है कि मुझे टेस्ट देने हैं, और मुझे ये जो गेस वर्क है इसको कैसे कोशिश करके पॉजिटिव में लेके आना है, और अपना जो थ्रेशहोल्ड है, जो नंबर ऑफ फाइनल मार्क्स दैट यू आर स्कोरिंग, उसको कैसे मैं 100 तक लेके जाऊं। 200 नंबर हमें किसी को भी नहीं स्कोर करने हैं, 100-105 टू बी इन द सेफ जोन, एंड यू आर डन। इतनी बैटल है, बैटल वो सिर्फ 60 क्वेश्चन की है, बैटल 100 क्वेश्चन की तो है ही नहीं है। कोई भी मेंटर अगर आपको बोल रहा है कि नहीं आपको तो 100 क्वेश्चन की तैयारी करके जानी है, आई थिंक उनको खुद से ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम। सिर्फ उन 60 क्वेश्चंस की बैटल है जिनको जिनको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये पजल है, और इसमें से अपन कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही देंगे। होप
this video has added something to your preparation journey. For more videos and for notes and PDFs, you can stay in touch with my with my Telegram channel, which is Economics with Nanki, or on my Instagram, which is Nankinomics. ये जो ट्रैकर था ना, जो परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए, ये मैं आपको वीडियो के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. इसको वहाँ से डाउनलोड करना और लग जाओ, टाइम बचा नहीं है. मेक मी प्राउड बाय coming out with flying colors. All the best and God bless you.